चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो, इस चैप्टर में हमने कल के वीडियो में ये समझा था ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर वो हमारे इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि तीनों सेक्टर में से एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट इसीलिए कहलाता है कि इसी के ऊपर ही बाकी के दोनों इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर डिपेंडेंट है। कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर बंद हो गया तो हमें भी पता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बंद हो जाएगा और उसकी वजह से सर्विस सेक्टर भी बंद हो जाएगा। तीनों जो है वो बंद हो जाएंगे ना। सबसे इम्पोर्टेंट ये एग्रीकल्चर सेक्टर कहलाता है, बराबर। एग्रीकल्चर सेक्टर की हमारे इंडिया में प्रेजेंट कंडीशन कैसी है वो हमने समझा था। और आज आज नया पॉइंट हमें देखना है, जो पॉइंट है कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, हमारी कंट्री जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, ये बात सही है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी जितनी होनी चाहिए ना उतनी नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारी इंडिया ने एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं की है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यहाँ पर बहुत लो है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का मतलब समझो कि भाई पर हेक्टर मतलब समझो भाई ज़मीन का एक मेज़रमेंट आता है वो, कि पर हेक्टर में जितनी प्रोडक्टिविटी, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था ना उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो मतलब आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती ना, तो अभी समझो कि हमारे देश की 130 करोड़ जनता है, 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, उन्हें अभी भी पूरा जो है वो खाना मिल जाता है, बराबर ना। खाने की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर पूरा मिल जाता है, ये बात सही है, बराबर। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमने ग्रोथ नहीं की है, लेकिन फिर भी अगर जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती ना तो शायद इससे भी कहीं ज़्यादा जो है वो हमें बेनिफिट मिलते। अभी भी मिल रहे हैं, लेकिन इससे कई ज़्यादा की हमें कैपेसिटी है। वो कहते हैं ना कि हाँ भाई, सही बात है कि हमारे अंदर कैपेसिटी है, लेकिन हम लोग वो कर नहीं रहे हैं। भाई जितना हो रहा है उसमें हम लोग खुश हैं, बराबर। तो ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पर इसलिए कहते हैं कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। और क्यों लो है, तो उसके लिए ये 3 रीज़न है जो लिखे हुए हैं, ये 3 रीज़न। पहला इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड देन अदर फैक्टर्स। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के बारे में समझें। तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स कहलाते हैं कि जिन फैक्टर्स के अंदर फार्मर्स की फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड लीगल फैक्टर्स जो है वो इंक्लूड होते हो, बराबर ना। या सिंपल सा कहो कि जिसके अंदर लीगल फैक्टर्स, सरकार के रूल्स रेगुलेशंस या दूसरे लोग जो फार्मर्स के साथ जुड़े हुए हैं उनके रूल्स रेगुलेशंस जो फार्मर्स के ऊपर और उनकी फार्मिंग के ऊपर, उनके वर्क के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, तो वो सब इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में आते हैं। हमारे इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स बहुत ही नेगेटिव हैं, बहुत ही नेगेटिव हैं। अब इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में जैसे कहें ना कि भाई पहले के टाइम से ही हमारे यहाँ पर ज़मींदारी सिस्टम चल रहा है, पता है, ज़मींदारी प्रथा। जो फार्मर्स को अपनी ज़मीन ज़मींदारों के पास जो वो गिरवी रख देनी पड़ती थी पहले से ही, तो जिनकी वजह से वो फार्मर्स ऑलमोस्ट पुअर ही रहते थे, बराबर। ज़मींदारी सिस्टम, या दूसरा कहते हैं कि भाई महालवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, बराबर। ये सब रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम थे, अलग अलग रूल्स थे जो ब्रिटिशर्स के टाइम से चलते आ रहे हैं कि इनसे इतना टैक्स लेना है, इनसे इस तरह से टैक्स लेना है। तो जिनकी वजह से हमारे यहाँ पर जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी ना उतनी हुई ही नहीं, बराबर। ये सब बातें इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में आती है, कि जिनमें सबसे पहला ही हम लोग समझे ना कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, बराबर। रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम जनरली 3 टाइप के आते हैं, 3 तरह के रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम आते हैं। मतलब कि भाई जैसे जो फार्मर से टैक्स लेने हो वो 3 तरह के। एक आता है ज़मींदारी सिस्टम, दूसरा आता है महालवारी सिस्टम, और तीसरा आता है रैयतवारी सिस्टम। ध्यान से सुनना, तीनों नाम, ज़मींदारी सिस्टम, महालवारी सिस्टम और रैयतवारी सिस्टम, ठीक है। तो जिनमें ज़मींदारी सिस्टम क्या कहलाता था, तो ज़मींदारी सिस्टम मतलब कहलाता है कि जब फार्मर्स जो है वो पर्टिकुलर टैक्स अगर न दे पाते हो ना, तो वो अपनी ज़मीन ज़मींदारों के पास गिरवी रख देते थे, बराबर। भाई मुझे अगर ब्रिटिशर्स को टैक्स देना है, मेरे पास पैसे है नहीं, ब्रिटिशर्स टैक्स माफ़ करते हैं नहीं, तो भाई कंपलसरी मुझे ब्रिटिशर्स को टैक्स देना है, तो वो मैं कहाँ से दूंगा वो, तो भाई अपनी ज़मीन है ज़मींदारों के पास गिरवी रख दूंगा, और उसके बदले में जो पैसे मिलेंगे वो मैं टैक्स में दे दूंगा,
और फिर ज़मींदार क्या करते थे, तो ज़मींदार उन पैसों के ऊपर इतना इंटरेस्ट लेते थे, इस तरह से जो है वो इंटरेस्ट लेते थे कि भाई जिससे जिससे जो है वो कभी भी जो है वो क्या कह सकते हैं, मेरी ज़मीन मुझे वापस मिलेगी ही नहीं, ऐसा सिस्टम वो ज़मींदार कर देते थे। बराबर ना, मैंने किसी के पास ज़मीन गिरवी रखी, आज के टाइम में कैसे होता है, अपना घर गिरवी रख के हम लोग लोन लेते हैं, बैंक से लोन मिलती है, तो लोन अगर हम लोग वापस चुका दे तो घर अपना हो गया ना, बराबर ना। लेकिन ज़मींदार क्या करते थे पता है, पहले फार्मर्स पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो इसकी वजह से ज़मींदार उन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरह से फंसा देते थे कि जिससे जो है वो फार्मर्स की पूरी ज़िंदगी खाली पैसे भरने में ही निकल जाती थी, लेकिन उनके पैसे कभी ख़त्म ही नहीं होते थे कि पैसे ख़त्म हो और ज़मीन वापस मिल सके, वो कभी नहीं ख़त्म होते थे, पूरी ज़िंदगी उनकी सिर्फ ब्याज भरने में, इंटरेस्ट भरने में ही निकल जाती थी। तो ऐसा ज़मींदारी सिस्टम जिनकी वजह से फार्मर्स को जितना काम करना चाहिए, जितना उन्हें जो है वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो उन्हें कभी मिली नहीं, तो इनकी वजह से प्रोडक्शन कम ही हुआ ना। हम लोग मेन यही देख रहे हैं ना कि भाई प्रोडक्शन क्यों कम है हमारी इंडिया का, तो इनकी वजह से महालवारी और रैयतवारी सिस्टम भी वही कहते हैं कि जिनके अंदर जो है पर्टिकुलर कैसे क्रॉप्स तैयार हो रहे हैं, कितना क्रॉप्स तैयार हो रहा है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो उन्हें देना पड़ता था, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स को एज अ टैक्स देना पड़ता था, कि जिनमें भी बहुत लार्ज प्रोपोर्शन में ब्रिटिशर्स टैक्स ले लेते थे। ब्रिटिशर टैक्स में ही उनकी आधी से ज़्यादा क्रॉप्स जो भी तैयार होते हैं ना, तो वो जो है वो वहाँ पे कंपलसरी उनको देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, आधे से ज़्यादा क्रॉप्स, और जितना बचता था तो उससे तो खाली उन फार्मर्स का अपना घर ही चलता था, तो बाकी एक्स्ट्रा इनकम कितनी हो। अब सपोज़ कि भाई मेरे खेत में जो है वो 100 किलो अनाज तैयार हुआ, तो उसमें से गवर्नमेंट टैक्स लेती ना, भाई ब्रिटिशर्स उस वक्त टैक्स लेते कितना पता है, तो 100 किलो में से 70 kg, 70 किलो वो ब्रिटिशर्स को कंपलसरी टैक्स देना पड़ता। हाँ, इतना ज़्यादा वो टैक्स लेते, कितनी बार तो पूरा का पूरा ही, तो 70 kg जो है वो उनको टैक्स देना पड़ता। बाकी जो 30 किलो बचते ना, वो 30 किलो से जो है वो घर में भी तो खाना चाहिए कि नहीं, तो वो घर का ही खाना उसमें से निकल जाता, तो बाकी बेच कर एक्स्ट्रा प्रॉफिट फार्मर्स कमाए कैसे, ठीक है ना, उनकी इनकम कैसे बढ़े, और इनकम नहीं बढ़ती तो वो अपनी ग्रोथ भी नहीं कर पाते। और इसकी वजह से फार्मर्स क्या हो जाते पता है, फार्मर्स इतने लेज़ी हो जाते हैं कि छोड़ो ने ज़्यादा प्रोडक्शन करना ही नहीं है, 100 किलो की जगह 50 किलो ही तैयार करते। क्यों पता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो ब्रिटिशर्स ले जाते हैं, तो इससे अच्छा तो तैयारी क्या करे, इससे अच्छा तो ऐसे ही रहने देते हैं, बराबर ना। ये फार्मर्स ऐसा करते थे, तो इनकी वजह से भी प्रोडक्शन हमेशा कम ही हुआ। आज़ादी के बाद ये सब रूल्स चेंज हुए, सही बात है कि ये रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम चेंज हुआ, कि अब जो है वो टिलर्स लैंड ये एक्ट बना, टिलर्स लैंड ये एक्ट बना है, जिस एक्ट के थ्रू कि हमारे गुजराती में उसे कहते हैं खेड़े तेनी ज़मीन, उसे कहते हैं खेड़े तेनी ज़मीन। गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया है कि जो फार्मर जिस खेत पर 11 साल से ज़्यादा काम करेगा ना, बराबर, एज अ रेंट पर 11 साल से ज़्यादा काम करेगा ना, तो वो खेत तो उसके नाम का हो जाएगा, उस फार्मर के नाम का हो जाएगा। ऐसे कानून बने हैं कि जिससे जो है वो टैक्स सिस्टम कम हो, फार्मर्स को फ़ायदा हो, लेकिन वो भी समझो काफ़ी सिर्फ नाम के हैं, अभी भी उसके अंदर बहुत सारे कहते हैं वो करप्शन चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। अभी भी गाँव के अंदर अंदर जाओ ना, तो ये ज़मींदारी प्रथा, ये रैयतवारी सिस्टम आज भी चल रहा है, तो इसकी वजह से ये प्रोडक्शन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। दूसरा आता है एग्रीकल्चर फाइनेंस, तो फाइनेंस की प्रॉब्लम, सही बात है ना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कोई छोटी एक्टिविटी थोड़ी है, क्या भाई फ्री में जो है वो सब काम हो जाएगा, नहीं, एग्रीकल्चर में भी पैसे लगाने की, फाइनेंस की ज़रूर पड़ती है। अगर प्रॉपर एग्रीकल्चर करना हो तो अच्छे सीड्स लाने होंगे, फर्टिलाइज़र्स लाने होंगे, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो है वो लाने होंगे, दवाइयाँ वगैरह लानी होगी। अगर सब फैसिलिटीज़ होगी, बराबर, तो ही तो जो है वो क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ होगी कि नहीं, तो ही वो कहते हैं ना कि भाई प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो पाएगी। लेकिन ऐसा कहाँ था, हमारे इंडिया में जो है वो था ही नहीं। और अगर फार्मर्स को बाय चांस अपनी ग्रोथ करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती, ये ब्रिटिशर्स के टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, कि उस वक्त अगर सपोज़ मेरा खेत है और मुझे अपने खेत में कुछ अच्छा काम करना है, अच्छी ग्रोथ करनी है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो पैसे कहाँ, पहले कोई बैंक तो ऐसा पैसे देते नहीं थे, ठीक है। और पैसे किससे लेने पड़ते थे, मनी लैंडर्स से। मनी लैंडर्स मतलब जो ये पैसे देने वाले,
और वो पैसे देने वाले जब पैसे देते थे ना, तो वो इतना ज़्यादा टैक्स लेते थे, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, ब्याज लेते थे, कि जिससे जो बेचारे पुअर फार्मर हो वो कभी सोचते ही नहीं कि भाई मुझे कहीं उधारी पैसे लेने हैं। बराबर ना, इतना ज़्यादा टैक्स जो है वो उनसे लिया जाता था। तो इनकी वजह से तो फार्मर्स कभी अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते ही नहीं थे ना। कहते हैं आज़ादी तक हमारे यहाँ पर जितने भी फार्मर्स थे ना, उनमें से 71% फार्मर्स वो ऐसे मनी लेंडर्स के थ्रू, मतलब ऐसे ऐसे लोगों के थ्रू ही पैसे उधार लेते थे, बैंक से कभी भी नहीं। बराबर ना, बैंक से उधार नहीं लेते थे, क्योंकि बैंक के ऊपर पहले लोगों को इतना भरोसा था ही नहीं। तो ऐसे दूसरे लोगों से उधार लेते और उनके ब्याज में वो बुरी तरह से फंस जाते थे। बराबर। जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद इसके ऊपर काम किया गया। 1975 में नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एक बैंक शुरू की गई। बराबर ना, रूरल बैंक शुरू की गई हर गांव में, खासकर किसानों के लिए ये रूरल बैंक शुरू की गई, कि जिसकी वजह से ये जो मनी लेंडर्स के थ्रू पैसे लेते थे ना, वो बंद हुआ, कम हो गया और काफ़ी हद तक बंद हुआ। अब बैंक से जो है वो ये पैसे मिलने लगे, और वो भी कम इंटरेस्ट में। सरकार से पैसे लेते तो ब्याज भी कम लगता ना। बराबर ना, उन लोगों से पैसे लेते तो ज़िंदगी भर ब्याज भरना पड़ता था। इसमें ऐसा नहीं, सरकार उन्हें फ़ायदा देने लगी। लेकिन उसमें कैसे कि आज भी जो है वो कितने सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें आज भी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। तो वो लोग लोन लेने के लिए आज भी जो है वो प्राइवेट लोगों के पास ही जाते हैं, सरकार के पास नहीं। आज अगर मेरा खेत है, मुझे अगर कुछ आगे काम करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, मुझे लोन चाहिए, तो मैं सरकार के पास ही जाऊंगा ना। लेकिन कितने सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें बैंक का कामकाज समझ में नहीं आता। बराबर ना, उन्हें विश्वास नहीं है कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। तो इसकी वजह से वो आसपास के लोगों से ही अभी भी पैसा लेते हैं, और क्या कहते हैं कि इतना ज़्यादा ब्याज भरना पड़ता है उन्हें। बराबर। तो इसकी वजह से भी हमारा प्रोडक्शन, हमारी ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग कि देखो, ये भी तो बात सही है ना कि ठीक है कि अगर एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हो भी गया, तैयार हो भी गए, तो उसके बाद उसको बेचना कहाँ, उसके लिए परफेक्ट मार्केट भी तो चाहिए ना। बराबर, कि भाई मार्केट सही चाहिए, फिर मार्केट तक जो है वो ये चीज़ें पहुंचाना, उसके लिए रोड और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ अच्छी तरह से होनी चाहिए। फार्मर्स के लिए ये सब फैसिलिटीज़ भी तो ज़रूरी है ना। नहीं तो फार्मर्स अपने खेत में हज़ारों किलो जो है वो अनाज तैयार तो कर दे, लेकिन बेचे कहाँ पर। और अगर बेचेंगे नहीं तो उसे स्टोर करने की जगह कहाँ, गोडाउन्स वगैरह कहाँ पर हैं। बराबर। और अगर बेचे नहीं तो फिर उनको इनकम भी कैसे होगी। तो एक सही मार्केटिंग सिस्टम जो है वो होना चाहिए, वो भी हमारी इंडिया में नहीं है। पहले फार्मर्स गांव में रहते थे ना, और ये सब अनाज बिकता था शहरों में। तो जिसकी वजह से उन फार्मर्स को पता नहीं था कि शहर में जाकर कैसे बेचें, कहाँ बेचें, किस तरह से बेचें, वो उन्हें पता था नहीं। तो क्या होता है पता है, कि बीच में आ जाते फिर ब्रोकर्स मतलब कि भाई दलाल आ जाते। तो वो दलाल क्या करते फार्मर्स से, तो वो गांव में रहने वाले फार्मर्स से एकदम लो प्राइस में, एकदम कम प्राइस में जो है वो अनाज खरीद लेते, उनसे झूठ बोलकर कि हाँ भाई इसका तो प्राइस इतना ही चल रहा है, कि भाई मार्केट में जो है वो डिमांड नहीं है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, और ऐसा कह के एकदम कम भाव में फार्मर्स से ये सब चीज़ें ले लेते, और फिर शहरों में जाकर बहुत ही ज़्यादा प्राइस में उसे बेचते थे। बराबर ना, क्योंकि फार्मर्स गांव में ही रहते, उन्हें शहर जाना पता नहीं था, ये नॉलेज थी नहीं। तो ऐसे ब्रोकर्स, ऐसे जो दलाल होते, वो फार्मर्स को इस तरह से एक्सप्लॉइट करते थे, लूटते थे। फिर फार्मर्स को धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि नहीं भाई, ये भाई क्या कहते हैं, खेती से ज़्यादा इनकम तो हो नहीं रही है, क्योंकि ब्रोकर्स उन्हें इनकम देते ही नहीं थे ना। पूरा जो है वो बीच में खुद खा जाते थे, खुद पैसे हड़प कर जाते थे, फार्मर्स को पैसे मिलते ही नहीं। तो फिर फार्मर्स भी क्या करने लगे, वो भी छोड़ देने लगे कि भाई पैसे तो मिल नहीं रहे हैं तो काम क्यों करें। बराबर ना, प्रोडक्शन धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। बराबर। और आज़ादी के बाद, उसके बाद ये चीज़ें जो है वो चेंज हुई। अब गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए प्रॉपर मार्केट जो है वो अलॉट किए हैं, फार्मर्स को बताया है कि अब ब्रोकर्स की ज़रूर नहीं है, आपको इस तरह से डायरेक्टली जो है वो सरकार को सामान बेचो या तो लोगों को सामान बेचो, अब बीच में ब्रोकर की ज़रूर नहीं है तुम्हें।
गवर्नमेंट ने मार्केट नक्की किए, इसके अलावा मार्केट रेट नक्की किए, गवर्नमेंट ने हर एक प्रोडक्ट के रेट नक्की किए कि अगर वीट है तो कम से कम इतने किलो में ही बिकना चाहिए, इससे कम नहीं। पहले ब्रोकर्स एकदम सस्ते में जो है वो लोगों से ये चीज़ें खरीद लेते थे फार्मर्स से, और फिर ज़्यादा भाव में बेचते थे। लेकिन अब ये डिसाइड हो गया ना, इन लोगों ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई इतना फिक्स मिलना ही चाहिए, उससे ज़्यादा भाई उससे कम बिल्कुल भी नहीं। तो गवर्नमेंट ने ऐसा क्या कहते हैं फ़ायदे दिए हैं, बहुत सारे फ़ायदे दिए हैं, और फार्मर्स को ग्रोथ हुई है। लेकिन फिर भी जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी उतनी नहीं, क्योंकि आज भी जो है वो फार्मर्स को इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है। ठीक है ना, कि भाई गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, वो नॉलेज नहीं है। और इनकी वजह से जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। आज के टाइम में एक प्रेजेंट बात करूं तो आज के टाइम में आप लोगों ने टीवी पे और हर जगह देखा होगा, पता है वो कोई किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, पंजाब में, उस तरफ। तो कभी चेक करना यूट्यूब पर या न्यूज़पेपर में या कहीं पर कि भाई ये आंदोलन क्यों चल रहा है। कि उनमें भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए जो है वो कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं जो फार्मर्स को पसंद नहीं आ रही, कि भाई ये पॉलिसीज़ नहीं, दूसरी पॉलिसीज़ बनाओ। अब ये पॉलिसीज़ से फार्मर्स को फ़ायदा है, लेकिन वो फार्मर्स जो है वो कुछ फार्मर्स ऐसे इलिटरेट है कि जिन्हें वो फ़ायदा दिखाई ही नहीं दे रहा है, और उसकी वजह से वो उल्टा सरकार के ऊपर ही गुस्सा हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे रही है, लेकिन जब तक फार्मर्स को समझ में नहीं आएंगे कि वो बेनिफिट्स क्या हैं, तो तब तक जो है वो हमारा प्रोडक्शन पीछे ही है, थोड़ा कम ही रहेगा हमेशा। सही बात ना। उसके बाद पॉइंट आता है, वो आता है रूलर सोशल स्ट्रक्चर। कि हमारे यहाँ का रूलर मतलब गांव में जो सोशल स्ट्रक्चर है ना, वो भी आज के टाइम में जो है वो पुराना है, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी का है, ऐसे समझो। बराबर, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, कि आज भी जो है वो गांव में रहने वाले लोग पुराने ख्यालों में रहते हैं, बराबर, पुराने रीति रिवाज पालते हैं। जब कोई नया जो है वो डेवलपमेंट की चीज़ आती है तो उनसे वो डरते हैं। ठीक है, कि भाई कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो चलो अब इस नई टेक्नोलॉजी से खेती करेंगे, तो उसमें वो आगे नहीं बढ़ते, क्या चलो नई टेक्नोलॉजी से करेंगे, बराबर ना। तो इनकी वजह से फार्मर्स की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए ना रियली उतनी नहीं हो पाती। और गांव में भी जो है वो सरकार ने कितनी, गांव में तो आज भी जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। आज भी इंडिया के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ नहीं है, इरिगेशन की फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटीज़ वहां पर नहीं है। तो जिसकी वजह से वो फार्मर्स अभी भी पीछे ही है ना, कहाँ आगे बढ़ पाए हैं। ठीक है, तो ये सब जो हमने देखे ना चारों, ये थे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजी से ये तो सिंपल सा पॉइंट है कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब कि आज भी जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है, मतलब इंडिया में जो खेती करने वाले लोग हैं, आज भी पुरानी टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं, पुराने इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, पुरानी सोच, पुरानी टेक्निक रखते हैं वो। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर आज भी हमारा कमज़ोर है, जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई। ठीक है, आज के प्रेजेंट टाइमिंग में भी कितने सारे गांव में जाओगे ना, तो भाई जो क्या कह सकते हैं कि भाई लैंड को प्लाउ करने के लिए, ज़मीन को जो है वो ज़मीन खोदने के लिए आज भी जो है वो बुलक का यूज़ किया जाता है, बुलक का, जहाँ पर ट्रैक्टर का यूज़ होना चाहिए। बराबर, आज कितने सारे शहरों में जहाँ ट्रैक्टर से काम होता है तो आज भी वो बुलक का यूज़ करते हैं, गाय बैल का यूज़ करते हैं वो। कि जहाँ पर सीड्स में आज के टाइम में टेक्नोलॉजी से भरपूर लेबोरेटरी में तैयार किए गए हाइब्रिड सीड तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी कितने सारे किसान ऐसे हैं जो ऐसा हाइब्रिड सीड का यूज़ ही नहीं करते। कि आज जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स बन चुके हैं, या ऐसे अच्छे फर्टिलाइजर्स बन चुके हैं कि जिससे प्रोडक्शन बढ़ सकता है। जो 4 महीने में ग्रोथ होनी चाहिए क्रॉप्स की, वो 2 महीने में ग्रोथ हो जाती है, ऐसे भी फर्टिलाइजर्स हैं। लेकिन फिर भी फार्मर्स उनसे दूर रहते हैं। आज भी जो वो काऊ डंग का, सिर्फ काऊ डंग का जो है वो एज अ मैन्योर यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं। जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जो कहते हैं ना कीड़ों को मारने के लिए, कीड़े जो है वो पूरे क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं, तो उन्हें मारने के लिए जो दवाइयाँ लगानी चाहिए वो आज मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी कितने फार्मर्स जो है वो ऐसी दवाइयों का यूज़ ही नहीं करते, और जिनसे जिनसे उनका पूरा क्रॉप्स ख़राब हो जाता है, कीड़े मकोड़े उन्हें खा जाते हैं।
तो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि भाई जिनका यूज़ प्रॉपर फार्मर्स को करना चाहिए लेकिन वो नहीं करते। इसकी वजह से भी हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। बराबर, ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। और दूसरे आते हैं अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में पहला आता है, वो आता है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आज भी जैसे आज़ादी के वक्त, हमने कल भी ये देखा था कि आज़ादी के वक्त हमारे इंडिया की 72% लोग एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। सोचो तो सही, आज़ादी के वक्त 72 कितने हो गए पता है ना, कि भाई आधे से भी ज़्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ खेती ही कर रहे हैं। 2001-2 में चेंज होकर 58% हो गए और 2013-14 में 49%। तो 49% ये भी बहुत ज़्यादा है। और इतने सारे लोगों का एग्रीकल्चर में ज़रूर ही नहीं है। तो इसकी वजह से पता है, जितना प्रोडक्शन होता है ना, जितना प्रोडक्शन होता है तो उतना जो है वो इस पॉपुलेशन में डिवाइड हो जाते हैं। तो जितना प्रॉपर प्रोडक्शन दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। फिर एक जस्ट एग्जांपल बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ है ना, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, या ऐसी दूसरी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ मानी जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसी डेवलप्ड कंट्री में पूरी कंट्री के सिर्फ और सिर्फ 2% लोग एग्रीकल्चर करते हैं। कितने परसेंटेज? सिर्फ 2% लोग एग्रीकल्चर करते हैं। फिर भी पूरे देश में पूरे एग्रीकल्चर की कमी नहीं रहती और अच्छी खासी ग्रोथ रहती है। हमारे यहाँ पे 49% लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं, जिसमें से बिल्कुल भी काम नहीं है। सिर्फ 10% लोग, हमारी इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसके सिर्फ 10% लोग भी एग्रीकल्चर में काम करें ना तो भी सही है। और वो 10% अगर एजुकेटेड होंगे, लिटरेट होंगे, तो वो प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे ना, खुद की ग्रोथ कर पाएंगे ना। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा है नहीं। 49% लोग जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं हो रही है। क्योंकि सीधी सी बात है, अब समझो कि भाई मेरी अगर छोटी सी शॉप है, एग्जांपल लेना, मेरी शॉप है, उस शॉप पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, तो शॉप की जितनी भी इनकम होगी वो मुझे अकेले को मिलेगी। बराबर ना? मैं महीने में 10,000 कमाता हूँ तो वो 10,000 पूरे ही मेरे, तो उससे मैं अपने घर का खर्चा भी करूँगा, सेविंग भी करूँगा, जो कुछ भी हो। बराबर ना? उस शॉप में मैं अकेला ही संभाल रहा हूँ, संभल जाती है, चल जाती है शॉप। अब समझो उस शॉप में मेरी जगह 5 लोग काम कर रहे हैं, मेरे साथ अब 5 लोग काम कर रहे हैं। बराबर, पाँचों ही मेरे पार्टनर। तो अब काम उतना ही हो रहा है, इनकम भी उतनी ही हो रही है, लेकिन अब लोग कितने? 5 हो गए। तो अब कमाई तो उतनी हुई 10,000 की, लेकिन अब वो 10,000 की कमाई जो है वो 5 लोगों में बढ़ जाएगी। तो सबको कितने कितने मिलेंगे? 2-2 हज़ार मिलेंगे। अब मुझे जो पहले 10,000 मिल रहे थे, मैं अकेला काम करूं, अब उसकी जगह मिल रहे हैं 2,000 रुपये। तो 2,000 अगर मिल रहे हैं तो उससे मेरा घर कैसे चलेगा, मेरी सेविंग कैसे होगी, खर्चे कैसे होंगे? कुछ भी नहीं हो पाएगा ना। समझ रहे हो ना? एग्रीकल्चर में यही हाल है कि एग्रीकल्चर में जहाँ पर एक इंसान से काम हो जाता है ना खेत में, तो वहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं। तो जो इनकम हो रही है वो इनकम जो है वो 10 लोगों में बढ़ जाती है। तो हर एक इंसान को इनकम मिलती ही कम है। जहाँ एक को 10,000 मिलने चाहिए, वहाँ 2,000 उनको मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से वो अपनी ग्रोथ कैसे करे? मेरी शॉप में वही एग्जांपल कि अगर मुझे पूरे 10,000 मिल रहे होते तो फिर तो मैं अपनी ग्रोथ कर पाता ना, अपनी शॉप को बढ़ा भी पाता, खुद की जो है वो इनकम भी इंक्रीज़ करने की कोशिश करता। लेकिन वहाँ मुझे मिल ही 2,000 रहे हैं, तो ना मेरे घर का खर्चा पूरा हो रहा है, तो मैं शॉप का काम कैसे करूँ फिर एक्स्ट्रा? समझ आ रहा है ना? इसे कहते हैं प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। जहाँ एक का काम होना चाहिए वहाँ 5-5 लोग काम कर रहे हैं। बराबर, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन काम कर रही है तो फिर क्या होगा? बराबर, हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर में सिर्फ 10% लोग काम करें ना पूरी इंडिया में, तो भी एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरह से चले, उल्टा ग्रोथ ज़्यादा हो। लेकिन वहाँ काम कर रहे हैं कितने? 50%, 5 गुना लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसकी ज़रूर भी नहीं है। ऐसे लोग भी एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं। अब वो एग्रीकल्चर को छोड़कर अगर दूसरा काम करने लगे तो सोचो, दूसरे काम की भी ग्रोथ हो जाए और साथ में जो है वो एग्रीकल्चर की भी ग्रोथ। 50% में से 10% अगर खेती करे, बाकी के 40% इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर में अगर जुड़ जाएं,
तो उस सेक्टर की भी ग्रोथ हो जाएगी और एग्रीकल्चर की भी ग्रोथ होगी, ये प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन कम हो जाएगा, बराबर। तो इसकी वजह से भी हमारे यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही है ना। और दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ये तो है ही कि सरकार हर 5-5 साल की गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए प्लानिंग करती है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन प्रॉपर जितनी प्लानिंग होनी चाहिए उतनी नहीं होती, या तो जो प्लानिंग होती है तो उस पर सही इम्प्लीमेंशन नहीं होता। सरकार ने प्लानिंग की कि हम किसानों को इतने सारे फ़ायदे देंगे, तो ठीक है, वो खाली टीवी में न्यूज़पेपर में ही आया। अब जो किसान गांव में रहते हैं, ना वो टीवी देखते हैं ना न्यूज़पेपर देखते हैं, तो उन्हें तो पता ही नहीं चला कि सरकार ने हमें फ़ायदा दिया है कि नहीं दिया है। उन तक कैसे पहुँचे, बराबर ना। वो सरकार को कोशिश करनी चाहिए ना, वो सरकार को हेल्प देनी चाहिए ना, हर गांव-गांव हर घर-घर जाकर बिल्कुल देनी चाहिए उन्हें, लेकिन वो होता नहीं है। मतलब यहाँ पर कानून बनते हैं, प्लानिंग होती है, लेकिन वो सिर्फ नाम की रह जाती है, लोगों तक वो पहुँचती नहीं है। इसकी वजह से भी हमारे एग्रीकल्चर की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए ना उतनी नहीं। सरकार ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, लेकिन वो सभी रूल्स सिर्फ और सिर्फ बुक में मेंशन है, सिर्फ बुक में पड़े हुए हैं, बाहर किसानों तक वो रूल्स पहुँचे ही नहीं हैं अभी तक, बराबर। तो इसलिए तो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर की उतनी ग्रोथ नहीं है, प्रोडक्शन उतना, प्रोडक्टिविटी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है फिर। ठीक है, समझ आए ये पॉइंट्स। तो देखो आज जैसे हमने पॉइंट देखे ना कि हमारा एग्रीकल्चर क्यों पीछे है, अब उसके बाद जो कुछ पॉइंट्स आते हैं कि भाई इन्हें आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में अब हम लोग कल के वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।